आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके मंजिल के सफ़र में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट 2 वीडियो लेके आपके सामने फिर से आए हैं। इससे पहले मैंने इसके ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हाफ चैप्टर कंप्लीट करा दिया था और जो बाकी हाफ बचे हैं इसमें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाए और पार्ट 1 वीडियो को देखें, जिससे आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ेगा और इसे समझने में आसानी होगी। क्योंकि अगर आप हाफ नहीं पढ़ते हैं, सेकंड हाफ आपको समझने में बहुत ही कठिनाई होगी। ओके, तो शुरू करते हैं। तो पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और समझा रहा हूँ सब आप साथ ही साथ लिखते हुए चलिए, क्योंकि मैं इसे पूरे पॉइंट वाइज में आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपका जो इसके ऊपर नॉलेज है वो अच्छा होगा काफ़ी, ठीक है। तो सिर्फ सुनिए मत, लिखते हुए चलिए, क्योंकि सुनने से कुछ दिन तक याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाएंगे। तो ज़रूर लिखिए, थोड़ा मेहनत करेंगे तो ही तो आपका अच्छे नंबर बोर्ड में आएंगे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो देखा था वो ह्यूमन रेखा की स्टोरी देखा था, जिसमें मैंने आपको रेखा की क्या स्टोरी थी जो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ वो मैंने आपको पढ़ाया। देन उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया, आपको समझाया। इंडिया का जो रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट में वो कितना है उसके बारे में मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर लिस्ट भी लगा दिया गया है। इंडिया का 130 है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जो फर्स्ट कंट्री है ये है नॉर्वे, और ये रिपोर्ट यूएनडीपी ने पब्लिश किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 में पब्लिश किया था, ठीक है। तो इसे भूलिएगा मत। इंडिया का जो रैंकिंग है 130 के बारे में आपको बता दिया था। इंडिया का जो वैल्यू है 0.640 है। जो यूएनडीपी है हर एक कंट्री को 0 से लेकर 1 तक कुछ नंबर देती है। इनके बीच में सारे कंट्री रहते हैं, जो 1 के पास रहते हुए अच्छे स्कोर कर रहे हैं और एसडीआई में उनका रैंक अच्छा होता है। जैसे आप नॉर्वे को देख लीजिए 0.953 है इनका रैंक 1, ठीक है। उसके बाद ये दिखाया था रीज़न फॉर लो एचडीआई। इंडिया में जो ये लो है 130 है, ये क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे पूरे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। पॉइंट वाइज है ये भी सारे, तो इसे भी लिख लीजिएगा आप, याद करिए अच्छे से। इंडिकेटर्स क्या क्या थे यूएनडीपी के द्वारा, तो इंडिकेटर दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूँ कि इंडिया जो है, इंडिया भी अपने लिए क्या करता है। एक तो यूएनडीपी क्या करता है, यूएनडीपी पूरे हर देश के हर एक कंट्री को एक रैंकिंग देता है। तो इंडिया भी क्या करते हैं, अपने स्टेट जो है उनको कुछ रैंकिंग देता है। और ये काम कौन करता है, ये प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया करता है, जो अब डिसमिस हो चुका है 2015 के बाद से। उसके बाद से नीति आयोग ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का भी वो करते हैं, और स्टेट हर एक स्टेट को एक अच्छे मार्क्स देते हैं कि कौन सा स्टेट अच्छा है, कौन सा स्टेट पुअर कर रहा है, ठीक है, ये परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनके। और जो स्टेट है वो भी करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, ठीक है। स्टेट भी अपने हर एक डिस्ट्रिक्ट को कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट में अपना नंबर देते हैं। तो ये सब देख चुके थे। इंडिकेटर्स क्या क्या थे, इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट, इसके बारे में पिछले दिन हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। अब जो 2 बाकी रह गया है वो है इंडिकेटर ऑफ हेल्दी लाइफ और इंडिकेटर ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। ये 2 बच गए हैं जिसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यही 3 इंडिकेटर है जो यूएनडीपी ने दिया है किसी भी कंट्री को जज करने के लिए कि उसका कितना स्कोर होना चाहिए, ठीक है। इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो सारे पॉइंट है मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। आप जरा सा मतलब आप फिर से उसे एक बार देख लीजिए और रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो पर कैपिटल इनकम के बारे में मैंने बताया था आपको कि इंडिया में जो ये इंक्रीज़ कर रहा है, प्रोवर्टी लाइन लगभग 22% टोटल इंडिया का है, और आपको अर्बन रूरल एरिया में 26% देखने को मिल जाएंगे, और अर्बन इलाके में 14% देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और टोटल ओवरऑल आपका लगभग 22% के करीब है। ये बहुत ही ख़राब इंडिकेट करता है कि एक इंडिया इतना, जिसका पॉपुलेशन इतना बड़ा है, उसका 22% पॉपुलेशन अब भी गरीबी रेखा के नीचे है, ठीक है। ये कुछ स्टेट है जिनका पॉपुलेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो कलर के, जितना भी मैंने स्टेट को दिखाया है, जिनका पॉपुलेशन मतलब प्रोवर्टी लाइन में उनका पॉपुलेशन 30% से ज़्यादा है। जैसे असम, बिहार, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, इन सब का ले लीजिए, इनका सब 30 के ऊपर है, माने 30% के ऊपर इनका पॉपुलेशन प्रोवर्टी लाइन के ऊपर है, मतलब गरीबी रेखा से ज़्यादा है। उसके बाद जो आता है आपके ग्रीन कलर का, जो 10 से लेकर 20 तक उनका दिखाता है कि पॉपुलेशन प्रोवर्टी लाइन के, हरियाणा का 11.16 हो गया। तो ये जितने भी ग्रीन कलर का देख पा रहे हैं ये 10 से लेकर 20 तक है। और जो पिंक कलर में है उन्होंने थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जो 10 के नीचे है इनका पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन में, ठीक है। सबसे अच्छा जो स्टेट आपको देखने को मिल जाएगा गोवा, जो है 5.09, और जो यूनियन टेरेटरी है उसमें आ जाएगा आपका अंडमान एंड निकोबार 1% के साथ, ठीक है। ये 2 याद रखिएगा अच्छे से। जीडीपी ऑफ ए कंट्री डज नॉट फुली रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ए कंट्री। तो ये बात यहाँ पे कह दिया था कि जीडीपी जो होता है वो किसी कंट्री का जो क्वालिटी कैसा है लाइफ वहाँ के लोगों का, ये दर्शाता नहीं है। कोई कंट्री का अगर जीडीपी 10, 12, 14 हो,
इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ के हर लोग जो हैं सुखी होंगे, समृद्ध होंगे, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ सकता है। हाउसिंग, एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयर क्वालिटी ऑफ एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, अगर ये सब चीज़ भी नहीं है तो वो कंट्री अच्छा नहीं कर सकता है ह्यूमन डेवलपमेंट में सिर्फ। ठीक है, तो ये सिर्फ जीडीपी को हम नहीं देख सकते हैं, बाकी इन सारे मापदंडों को भी हमको देखना पड़ेगा। जॉबलेस एक बहुत बड़ा समस्या है पॉवर्टी के लिए, पता ही है। अगर देश में काम नहीं रहेंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं, और पैसा नहीं तो लोग गरीबी रेखा के नीचे रहेंगे। तो हमारा जो सेकंड नंबर इंडिकेटर है वो है इंडिकेटर ऑफ हेल्दी लाइफ, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हेल्दी लाइफ का मतलब क्या होता है। तो हेल्दी लाइफ का मतलब ये होता है कि एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें आपको कोई बीमारी ना हो, फ्री फ्रॉम इलनेस को ही हम क्या कह सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ, जिसमें आप बहुत चुस्त है, फुर्तीले हैं। ठीक है, एलिमेंट एंड, इसका मतलब होता है कि आपका शरीर ऐसा हो जिसमें छोटे मोटे बीमारी हो सकते हैं, हल्के से सर्दी खांसी ये सब हो सकता है, लेकिन कोरोना टाइप या कोई बीमारी ना हो, एक ऐसा आपका बॉडी हो। ठीक है, लिविंग ए रीजनेबल लॉन्ग लाइफ स्पैन, मतलब आप ज़्यादा समय तक ज़िंदगी जी सके। ऐसा नहीं कि 40-50 साल की उम्र में आप बीमारी से मर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक हेल्दी हो जो 70, 80, 90 या 100 क्रॉस करे तो और भी अच्छा है। तो इतने बड़े लाइफ आपका होना चाहिए, लाइफ स्पैन, इसे लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्री एंड पोस्ट नेटल हेल्थ केयर, वो केयर जो एक माँ को दिया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, मानी उसके प्रेगनेंसी से पहले, प्री एंड प्रेगनेंसी के बाद पोस्ट, ये जो उसका हेल्थ केयर पे ध्यान रखा जाता है, इसे ही बोलते हैं प्री एंड पोस्ट नेटल हेल्थ केयर। ये अगर अच्छा हो तो क्या होता है, जो डेथ रेट ऑफ मदर होता है अमंग मदर, ये बहुत कमता है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है अगर हम अपने हेल्दी लाइफ रहना चाहते हैं, अपने समाज को एक अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उसमें ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद देख लेते हैं ओल्ड एज हेल्थ केयर। तो क्या है, बुढ़ापे में जो माने 60 साल के या 50 साल के बाद लोगों को जो हेल्थ केयर होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल, क्या होना चाहिए, एडुकेट न्यूट्रिशन, हर तरीके के न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं कि इंडिया में जो पुअर पॉपुलेशन है, जो 22% पुअर पॉपुलेशन मैंने आपको बताया, वो पॉपुलेशन है जिनको पुअर बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रहा है, मतलब कि प्रॉपर जो एडुकेट मात्रा में उनको न्यूट्रिशन चाहिए वो तक नहीं मिल पा रही है। तो इस वजह से क्या हो जा रहा है, उनका हेल्थ जो है एकदम पुअर हो जाता है, और वो बीमारी का शिकार बन जाते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये चीज़ उन्हें अच्छा से मुहैया कराना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं, जो डेथ रेट था इसके बारे में देखिए, कुछ डाटा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, डेथ रेट जो क्या था 25.1% पर 1000 इन 1951, मतलब 1951 में देखिएगा तो हर 1000 लोगों में 25 लोग कम से कम मारे जा रहे थे। इतना ज़्यादा डेथ रेट था हर 1000 में, तो हमारा पॉपुलेशन बिलियन में था, तो सोचिए कितना लोग मरते होंगे। फिर 6.5% 1000 इन 2015, जो हमने बहुत अच्छा किया, 6.5 लगभग 7% के करीब हम ले आए इन 2015। पर 1000 लोगों में 6.5 लोग, मतलब 7 लोग ही सिर्फ मर रहे थे 2015 में। तो लगभग यहाँ से जो यहाँ का रास्ता हमने तय किया ये बहुत ही अच्छा था, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज में जो रास्ता है इसमें हमने काफ़ी डेवलपमेंट हमारे देश को देखने को मिला। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फ्रॉम 148 पर 1000 टू 37 ड्यूरिंग द सेम पीरियड, मतलब 1951 में प्रत्येक 1000 बच्चों में 148 बच्चे का क्या हो जाता था, डेथ हो जाता था, चाहे वो किसी भी कारण से हो, ड्यू टू जब लेबर के टाइम हो रहा है तब हो सकता है, या प्री या पोस्ट डिलीवरी के टाइम हो सकता है, तो इस कारण से हो जाता था। जो 2015 में हमने बहुत अच्छा किया, 37 बच्चे अभी भी मरते, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कह सकते इसे अभी भी ये अगर 0 होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, बाद में देखते हैं इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ फ्रॉम 37 ईयर। 1951 में हमारा जो था 37.1 ईयर, मतलब लगभग 37 ईयर एक आदमी ऑन एन एवरेज ज़िंदगी अपना जीवन यापन करता था, फिर डेथ हो जाता था। जो हम अभी 2015 में 66.9 ईयर, लगभग 67 ईयर तक हम जिंदा रहते हैं, ये एवरेज है फॉर मेल के लिए है। और 36 जो था ये 1951 में फीमेल का था, और 2015 में ये 70 साल हो गया है फीमेल का। ठीक है, तो फीमेल का एवरेज जो है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला है। ठीक है, और क्या है देखते हैं, ब्रिंगिंग डाउन द बर्थ रेट फ्रॉम 40.8 टू 20.8 ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो बर्थ रेट जो था बहुत स्पीड गति से 1951 के समय में बर्थ हो रहा था। ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ, 2015 में लोग थोड़े एडुकेटेड हुए, जागरूक हुए कि 2 चाइल्ड अच्छा है। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारा बर्थ रेट था वो थोड़ा डिक्रीज हुआ और 20.8 है, लेकिन डिक्रीज तो हो गया, 20.8 हो गया, लेकिन हमारा पॉपुलेशन जो था इसके कंपैरिजन में बढ़ गया है। तो क्या है, जो 20.8 जो है ये भी बहुत बड़ा
नंबर है। क्यों? क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसका 20% बहुत ज़्यादा होता है। अब 1000 का 20% देख लीजिए तो अब 200 होगा, और आप अगर 100 का 20% देखते हैं तो 20 होगा। तो उस समय 20 बच्चे जन्म लेते थे, अभी 200 बच्चे जन्म ले रहे हैं, ऐसा हो गया कुछ कंडीशन, ठीक है। तो इसे हमें और कम करना होगा, ठीक है। साथ ही साथ देखते हैं इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड डिक्लाइनिंग फीमेल सेक्स रेशियो, और जो सेक्स रेशियो था उसमें भी डिक्लाइन आया। ये एक पॉजिटिव सिंबल है। पहले जो था फीमेल बच्चे को कोई रखने ही नहीं चाहते थे, उनका डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा था, जो 2015 में थोड़ा सुधरा है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा नहीं है। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, द केस ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर इज डिस्टर्बिंग। जो 0 से 6 साल तक के लड़की बच्चे हैं, मैंने चाइल्ड सेक्स रेशियो पर 1000 मेल में कितने लड़कियां बच्चे हैं, ये बहुत डिस्टर्बिंग करने वाले हैं। आप हरियाणा को देख लीजिए, पंजाब को देख लीजिए, वेयर बिलो 850 फीमेल चिल्ड्रेन पर 1000 मेल चिल्ड्रेन, मतलब 1000 बच्चों में 850 ही फीमेल है, 1000 मेल है तो 850 फीमेल है। तो क्या होना चाहिए, इसे 1000 मतलब एक होना चाहिए, सॉरी इक्वल होना चाहिए कि मेल जितना है फीमेल इतना है, जो कि ये केरला बहुत अच्छा इसमें कर रहा है। बाकी स्टेटों का उतना, मतलब जैसे हरियाणा पंजाब का बहुत ही खराब आपको देखने को मिलता है इनका रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे गर्ल्स चाइल्ड्स को बहुत ज़्यादा इन लोग निगलेक्ट करते हैं, तो ये बहुत समाज के लिए एक बहुत बुरी बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिकेटर ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, ये हमारा थर्ड जो इंडिकेटर है जो ह्यूमन डेवलपमेंट को दर्शाता है। सबसे पहला जो लाइन है, डेवलपमेंट इज फ्रीडम, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ किसने कहा है, ये अमर्त्य सेन ने कहा है। फ्रीडम फ्रॉम हंगर, किस चीज़ से आपको फ्रीडम मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि फ्रीडम घूमने का फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम हंगर मतलब आपको भूख से फ्रीडम, ऐसा ना हो कि आप भूखे रहें, ठीक है, आपको हमेशा खाना मिल सके 3 समय का। प्रोवर्टी, गरीबी ना हो। सर्विट्यूड, सर्विट्यूड और बॉन्डेज, इसका मतलब होता है कि आप किसी के अंदर, आपको कोई दबा के काम नहीं किया जा रहा है, आप अपना गुलाम बना के नहीं रखा, सही हुआ शब्द इसका ये है, गुलाम, ठीक है। इग्नोरेंस, किसी कोई आपको इग्नोर नहीं कर रहा है। इलिटरेसी कम हो, एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ डोमिनेशन इज द की टू ह्यूमन डेवलपमेंट, और किसी तरीके का आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं, प्रभाव नहीं दिया जा रहा है, तो ही ह्यूमन डेवलपमेंट, यही की फीचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का है। लिटरेसी इज द बिगिनिंग ऑफ एक्सेस टू ऑल सच ए वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड फ्री, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है रास्ता लिटरेसी है। अगर आप लिटरेट होते हैं और अपने समाज को लिटरेट करते हैं, तो ये खुद ही ये सारी चीज़ों को अवेल कर पाएंगे, ठीक है, जो उनको नॉलेज ऑफ फ्रीडम, नॉलेज एंड फ्रीडम का रास्ता। तो यहाँ पे एक लिटरेसी के जब मैंने बात किया तो इसे देख लीजिए आप, तो हमारा कंट्री का ओवरऑल जो लिटरेसी है अप्रॉक्सीमेटली कितना आपको देखने को मिलता है, 74.04% इन 2001 में, ओवरऑल 74.04% हमारा यहाँ का लिटरेसी रेट था, और उसमें फीमेल का जो लिटरेसी रेट था वो है 65.46, ठीक है। तो इसमें से कुछ चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है। जो बिहार है उसका लिटरेसी रेट सबसे खराब आपको देखने को मिला, क्या मिला, 63.82% टोटल लिटरेसी है, जो कंट्री का एवरेज लिटरेसी उससे बहुत ही कम है। और साथ ही साथ यहाँ का जो फीमेल लिटरेसी है वो तो और भी ख़राब है, 53.33% है ओनली, बहुत ख़राब है। आपको जो 2 स्टेट बहुत अच्छा इसमें कर रहे हैं, एक है केरला और मिजोरम। सबसे अच्छा केरला कर रहा है, जिसका जो लिटरेसी रेट है 93.91 है, और 91.98 फीमेल लिटरेसी है। तो इसे दोनों याद रखिएगा, टोटल है 93 और फीमेल क्या है 91.98, ये दोनों ही बहुत अच्छा है। और मिजोरम को भी आपको देखिए 91.58 और 89.40 फीमेल लिटरेसी रेट है, दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, टोटल लिटरेसी एज वेल एज द फीमेल लिटरेसी इज हायर देन द नेशनल एवरेज इन द मोस्ट ऑफ द स्टेट फ्रॉम साउथ इंडिया। हाँ, तो साउथ इंडियन के बहुत सारे स्टेट को मान लीजिए, जैसे केरला ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपको देखने को मिला है, ठीक है। साथ ही साथ आप तमिलनाडु का भी देख लीजिए, 80 के अबव है, और साथ में आप कर्नाटका को भी देख लीजिए, कर्नाटका भी 75.60 और फीमेल जो है 68% है, लगभग ठीक आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो साउथ इंडियन का थोड़ा लिटरेसी रेट अच्छा है। यहाँ पे आप देखिए, और एक इंपॉर्टेंट बात है, देयर इज ए वाइड रीजनल डिस्पैरिटी इन द लिटरेसी रेट अक्रॉस द स्टेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अलग अलग स्टेट में आपको जो ये मतलब जो ये एक अलग अलग स्टेट में बहुत ही, किसी में बहुत अच्छा है, किसी में बहुत खराब, ये बहुत आपको डिस्पैरिटी मिलेगा, अंतर मिलेंगे। देयर इज ए स्टेट लाइक बिहार विच हैज़ वेरी लो, जिसका जो बिहार का है उसका 63.82%, मतलब बहुत ही खराब है देखा जाए तो, ठीक है, लिटरेसी। एंड देयर आर स्टेट लाइक केरला एंड द मिजोरम, केरला और मिजोरम का देखते हुए विच हैव लिटरेसी रेट इज 93 एंड 91% रिस्पेक्टिवली। तो ये 2 स्टेट का आप देख लीजिए कितना अच्छा है, एक का 63 बिहार में और एक का 93.91% है। तो ठीक है, ये डिस्पैरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर स्टेट को 90 से अपना अबव करना चाहिए और अपने स्टेट को एक अच्छा रैंक पे लाना चाहिए, ठीक है, जिससे समाज भी सुधरेगा। आप देख चुके हैं कि लिटरेसी होगा तो हम अपने
फ्रीडम को अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, यही एकमात्र रास्ता है अपने फ्रीडम को पहुंचने के लिए। उसके बाद देख लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया। ये कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया गया है इंडिया का। अब इसमें से अलग अलग स्टेट के बारे में दिया हुआ है, उसको देखते हैं। जो हर एक स्टेट जो प्लानिंग कमीशन करता है, कैलकुलेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो आपकी किताब में यही लिखा होगा, लेकिन अब ये नीति आयोग हो गया है। तो आप थोड़ा देख लीजिएगा कि कौन सा आपको डाटा लिखना है। अगर आप अभी का लिखते हैं डाटा, आप अगर अभी का लिखते हैं 2020 का, ये तो आप नीति आयोग लिखिएगा। और अगर पुराना लिख रहे हैं तो आप 2011 का ये दिया हुआ रिपोर्ट, तो तब उस समय क्या करिएगा, आप प्लानिंग कमीशन ही लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा स्टेट को 0 से 1 के अंदर ये रैंकिंग दिया गया है। एसडीआई वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताया था कि 0 से 1 के अंदर दिया जाता है। देखिए सारा वैल्यू 0 से 1 तक है और हर स्टेट को दिया गया है। तो सबसे बेस्ट जो इसमें परफॉर्म किया है वो है आपका केरला। केरला का जो वैल्यू है, एसडीआई वैल्यू दिया गया 0.790, यानी कि ये तीनों जो इंडिकेटर है, ये तीनों इंडिकेटर भी अच्छा से उतरता है और अच्छा काम करता है और रैंक 1 अपने आप को लाता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आप दिल्ली को देख सकते हैं, यूनियन टेरेटरी है जिसका 7.750 है, जो रैंक 2 में आता है। फिर आता है हिमाचल प्रदेश, देख लीजिए। फिर आता है गोवा, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट एग्जीक्यूटिव असम के बारे में दिखाया गया है। ऐसे करके आप सारे स्टेट के बारे में डाटा को देख लीजिए। और जो नीचे है आपका छत्तीसगढ़ है, इसमें 23 स्टेट के बारे में दिया हुआ है, बाकी के बारे में दिया हुआ नहीं है। तो अब प्रथम 2-3 का नाम याद रखिए, केरला, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, गोवा, ये सब का नाम आप ज़रूर याद रखिए। और टॉप मोस्ट तो आप रखिएगा केरला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कि फैक्टर कॉजेज फॉर स्पैटियल वेरिएशन इन एसडीआई। तो एसडीआई में जो वेरिएशन है उसका कुछ कुछ कारण है, जिस कारण से इतना एसडीआई में हमको वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या कारण है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो पूरा ये एकदम पॉइंट वाइज है, इसको तो एकदम लिख लीजिए, फैक्टर पूछ सकता है। ठीक है, कॉजेज जो है, तो पहला है सोशल फैक्टर। क्या फैक्टर है? सोशल फैक्टर, जिसके अंदर क्या आता है, लिटरेसी रेट। अब देख ही चुके हैं कि लिटरेसी रेट कुछ कुछ स्टेट का बहुत ख़राब है। तो अब मैं कह ही चुका हूँ कि अगर आपके पास लिटरेसी नहीं है तो आप फ्रीडम को अच्छे से अवेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ह्यूमन राइट वायलेशन होता है। ठीक है, लोगों का अधिकार जो है उससे उसको वंचित रखा जाता है, लोग जानते नहीं है, एडुकेटेड नहीं है। ठीक है, ये हो रहा है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लोगों के अंदर भेदभाव है। तो इस कारण से क्या होता है, एसडीआई में जो आपका रैंकिंग है वो बहुत ख़राब देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, कल्चरल फैक्टर है। कल्चरल फैक्टर क्या है, रिलीजियन, जेंडर और रेस, इस तीनों को भी लेके आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलता है। रिलीजियन, जाति प्रथा तो आप देख ही चुके हैं, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा मतलब इसको मायने रखा जाता है या इसको लेके बहुत से विवाद होते रहते हैं। जेंडर, ये महिला है, ये पुरुष है, ये कर सकती, ये नहीं कर सकते हैं ये काम। तो ये सब लेके भी बहुत सारे तनाव पैदा होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये जो एसडीआई का जो रैंकिंग है वो स्टेटों का या कंट्री का बहुत इस कारण से ख़राब होते हैं। रेस, आप नस्ल देखते हैं कि अलग अलग रेस के लोग अलग अलग चीज़ों के लिए झगड़ते हैं या उनके बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। ये सब तो बहुत मतलब कल्चरल फैक्टर है जो एसडीआई को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद जो थर्ड नंबर है वो है इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर में क्या है, रिसोर्स बेस्ड। अगर आपका इलाका, आपका कंट्री अगर रिसोर्स से प्रचुर मात्रा में है, भरपूर है, तो वहाँ लोगों के पास भी कैपिटल जो होगा वो बहुत से अच्छे होंगे, क्योंकि रिसोर्स जो होता है उससे बहुत ज़्यादा पैसा मिलते हैं। ठीक है, तो रिसोर्स अगर अच्छा है तो आपके पास इकोनॉमिकली भी आप स्ट्रांग रहिएगा। साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी, उस कंट्री का प्रोडक्टिविटी कैसा है, कैसा वो उत्पादन करता है। ठीक है, अगर उसका उत्पादन अच्छा है तो वो कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग रहेगा। लेकिन क्या होता है, जो कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट में नीचे होते हैं उनका रिसोर्स बेस कम रहता है, प्रोडक्टिविटी कम रहता है, वेलफेयर कम रहता है, पर कैपिटल अवेलेबिलिटी जो है वो भी बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, हर आदमी का जो अवेलेबिलिटी है पैसा का, कैपिटल का, वो भी बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है वो है हिस्टोरिकल फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर में क्या होता है, कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन का मतलब पता ही होगा, ये सब तो हम अच्छे से वाकिफ़ होंगे क्योंकि हम देख चुके हैं कि हम एक खुद ही ब्रिटेन का कॉलोनी थे। तो कॉलोनाइजेशन का मतलब आपको अच्छे से पता है। उसके बाद होता है इम्पीरियलिज्म एंड न्यू इम्पीरियलिज्म, ये दो है। इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, इम्पीरियलिज्म का नया वर्जन जो है ये न्यू इम्पीरियलिज्म है। इम्पीरियलिज्म में क्या होता था, कोई कंट्री आते थे छोटे कंट्री के ऊपर जो कम पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू उससे जो उस पर राज कर रहा है, उस पर आके अपना पूरा कंट्रोल कर लेता था, रिसोर्स, उससे हर चीज़ पे उनका ही कंट्रोल होता था। तो ये इम्पीरियलिज्म हो गया। न्यू इम्पीरियलिज्म जो होता है उसका थोड़ा मॉडर्न वर्जन है। ये भी आते हैं, उन किसी कंट्री के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाते हैं। जमाने के साथ साथ इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन बहुत फास्ट होता है। वो अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, अपने वेपन्स का यूज़ करके उसका जो टेरिटरी है उसको स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। और न्यू इम्पीरियलिज्म जो पिछले 150-200 सालों में आपको देखने को मिला है, ये जो क्या कर रहे हैं, ओवरसीज कंट्री के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाते थे और उसको अपना बहुत ज़्यादा विस्तार करते थे, अपने पावर को फैलाते थे। तो ये सारे चीज़, तो ये सारे कुछ फैक्टर है जिससे कारण किसी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट गिरता है। हमारे ऊपर ही इतना ज़्यादा मतलब कॉलोनाइजेशन हम ब्रिटेन के थे,
हमारे ऊपर इतना ज़्यादा शोषण हुआ कि लोगों का इकोनॉमिकल स्टेटस, देश का प्रोडक्टिविटी, ये सब बहुत घट गया। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये 4 रीजन जो थे फैक्टर स्पैटियल वेरिएशन ऑफ एसडीआई के लिए यही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो चारों को आप अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे एंड में है, एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, ये थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये तीनों के बारे में लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है चलो देखते हैं। दिस व्यू एक्सप्रेसेस बाय द नियो माल्थुइज्म, इन्वायरमेंटलिस्ट था जो इन्वायरमेंटल के बारे में थे, ये माल्थुइज्म जो थे एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे, एंड रेडियल इकोलॉजिस्ट भी थे वो। ठीक है, बिलीव इन प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द रिसोर्सेज इन द नेसेसरी कंडीशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा कि वो बिलीव करते थे इस कंसेप्ट के ऊपर कि किसी जगह के जितना पॉपुलेशन है उतना वहाँ का रिसोर्सेज भी होना चाहिए, मतलब बैलेंस होना चाहिए, पॉपुलेशन और रिसोर्सेज दोनों। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाते हैं, रिसोर्स कम जाता है, तो ये खराब होगा एक तरीके का सिंबल। लेकिन अगर कहीं रिसोर्स ज़्यादा पॉपुलेशन कम है तो ये पॉजिटिव सिंबल है। ठीक है, ये खराब नहीं है उतना। इन द लास्ट 300 ईयर्स द पॉपुलेशन इंक्रीज रैपिडली, वही बात देखिए लिख दिया है कि जो पॉपुलेशन था वो बहुत तेजी से बढ़ा है, 300 सालों में हमें देखने को मिला है। एंड दिस विल लेड टू द इंक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, और ये कंजप्शन जो है रिसोर्सेज का, इसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा है। हमारे देश में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस तरीके से हम अपना प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ा रहे हैं। हमें क्या होना पड़ रहा है, दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है और वहाँ से इम्पोर्ट कराना पड़ रहा है। तो इससे देश के ऊपर बहुत बर्डन बनता है। ठीक है, तो इसी कारण से जो इन्होंने ये सोचा था ये बहुत सही सोचा था और हमें बैलेंस बना के रखना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्कॉलर्स लाइक सर रॉबर्ट माल्थुस was the first one to voice his concern about the growing scarcity of resources as compared to the human population। उन्होंने अपने, वही पहले इंसान थे जिन्होंने अपने वॉइस को इसके प्रति उठाया कि जो हमारे पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हमारे रिसोर्सेज नहीं है, ये बहुत स्कैर मात्रा में, स्कैरसिटी है इसका। तो इसे हमें ठीक करना होगा, तभी एक जो कंट्री है वो ह्यूमन डेवलपमेंट में या बाकी चीज़ों में अच्छा कर सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा, सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट के नज़रिए से मत देखिए इसे, एक मतलब एक जनरल भी देखिए तो बहुत ज़्यादा ये समस्या का कारण है। तो इसे हमें ठीक करना होगा, मैंने पॉपुलेशन को अपने कंट्रोल करना होगा, कंट्री के रिसोर्सेज को बढ़ाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर जो देखें इसका यही समाप्त होता है। तो सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से याद करते हुए चलिए, लिखते हुए। कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा आपको। और साथ ही साथ सारे क्वेश्चन आंसर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लगा दिए हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर। और जितना भी बाकी एग्ज़ाम के पहले जो भी चीज़ प्रिपेयर कराना है वो मेरी जिम्मेदारी है। आप मेहनत करते चलिए और आपके मंजिल के साथ जुड़े रहिए। बाकी जो हमारा टारगेट 2021 है इसे हम जरूर अच्छे से अचीव करेंगे और अच्छा मार्क्स कैरी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।